तो देखिए पीएफआई पर 13 राज्यों में हुई छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के ऑपरेशन ऑक्टोपस से खुलासा हुआ है कि पीएफआई ने पीएम मोदी को मारने की साजिश रची थी और ये खुलासा ईडी की रिमांड याचिका से हुआ, जो ईडी ने लखनऊ कोर्ट में दाखिल की है, जिसे लेकर कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं। हमारे साथ कई सहयोगी इस पर बात करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक रावत का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पीएफआई संगठन को लेकर कई बड़े खुलासे, जिसमें यह भी साफ हो गया है इस पूरे बीते दिनों जो छापेमारी हुई कि आखिर फंडिंग को लेकर किस तरीके से, कहां से फंडिंग आती थी, उसका इस्तेमाल कैसे होता था और कैसे उनका इस्तेमाल जगह जगह दंगे भड़काने में भी होता था। बिल्कुल शिरीन, इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि ये लोग जो पीएफआई संगठन है, इससे जुड़े हुए सभी लोग अधिकतर कैश कलेक्शन करते थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी अकाउंट के माध्यम से पैसा इनके अकाउंट में आए, जिससे कि जो मनी ट्रेल है उसका खुलासा हो सके। और यही वजह भी है कि ये लोग कैश कलेक्शन करने के बाद पीएफ के अकाउंट में नकदी जमा कराया करते थे, उसमें से भी पूरा पैसा ये जमा नहीं करवाते थे। 1/3 हिस्सा ही जो है पीएफआई के अकाउंट में जमा कराया जाता था, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। और बाकी की जो रकम है वो अपने अलग अलग ऑफिसों में रखते थे और उससे जो है संगठन की जितनी भी षड्यंत्र होते थे उसको पूरा करने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। अभी तक जो अकाउंट में जैसे बताया गया है 120 करोड़ रुपए का हवाला अभी ईडी ने दिया है। इसके अलावा ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है। अभी इसकी सारी कड़ियां जोड़ने में ईडी लगी हुई है। इसके अलावा ये भी सूत्रों ने बताया है कि जो पैसा है वो गल्फ कंट्रीज से भी आता था, जिसमें दोहा और कतर का नाम भी लिखा गया है। इन लोगों की एक अहम मॉडस ऑपरेंडी हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये लोग जो दान करने वाला होता था उससे अपने खाते में पैसा ना लाकर जो इनका वहाँ पे जो पीएफआई का जो सदस्य है वहाँ पर है, वो अपने इंडिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता था और फिर खुद पैसा निकालकर कैश इन लोगों को देता था। ठीक है अभिषेक, हवाला कनेक्शन भी सामने आ रहा है, कड़ियां जुड़ेंगी और भी खुलासे होंगे। हमारे साथ रहिए आप। ब्रजेश का मैं रुख कर लेती हूँ। ब्रजेश, मध्य प्रदेश में तो पीएफआई खुद से लोगों को जोड़ने का बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यक्रम भी चला रही थी और इसके लिए बाहर से राज्य में लोग आ रहे थे पीएफआई से जुड़े हुए। देखिए शिरीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 4 प्रदेश के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनको जब कल भोपाल कोर्ट में पेश करके पुलिस ने एटीएस ने अपने कागज़ दिए, तो उन्हें साफ है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में बड़ा नेटवर्क फैलाया था। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में ही 500 से ज़्यादा इनके सक्रिय सदस्य थे और ये सारे लोग एक खास तरीके से नेटवर्किंग करके वो जो प्रदेश के बाहर लोगों को भेजने की योजना बना रहे थे, जहाँ पे हथियारों की इनको ट्रेनिंग दी जाए। इस तरीके से एक बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे, मगर इसके पहले इन लोगों को पकड़ लिया गया। और मध्य प्रदेश में जो सिमी जो बहुत पहले उज्जैन इंदौर में सक्रिय हुआ करती थी और खंडवा में, उसका जो ग्राउंड खत्म हुआ था, उसको उस ग्राउंड को फिर से खाद पानी देके उस उम्र के युवाओं को, लोगों को फिर से अपने जोड़ने की एक बड़ी कोशिश कर रहे थे, जिसमें तकरीबन बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब भी हो गए थे। उनको पकड़ा गया है और इनको 7 दिन के लिए पुलिस ने हिरासत पे ले लिया है। मनी ट्रेल का तो पता नहीं लगा है, मगर ये जरूर पता है कि इनके पास से कई तरीके के संवेदनशील अकाउंट बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिनसे पता लगा है कि ये लोग जो नई उम्र के युवा हैं उनका ब्रेन वॉश करके खास मकसद के लिए उनको तैयार करने की योजना बना रहे थे। बड़े पैमाने पर सक्रिय सदस्य भी बना लिए थे और इनका पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ एरिया में फैला हुआ था। और जिस पर पुलिस ने दबिश देके प्रदेश के जो 4 पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष जो अब्दुल करीम, महासचिव अब्दुल खालिद, कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद और जो सचिव था जमील शेख, चारों को गिरफ्तार करके 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बड़े खुलासे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ठीक है, सूरज भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सूरज, 13 राज्यों में महाराष्ट्र भी था जहां पर पीएफआई के कई दफ्तरों में छापेमारी की गई थी एनआईए की तरफ से और कई गिरफ्तारियां भी वहां उस दौरान हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र एटीएस का ये मेगा ऑपरेशन था पूरे महाराष्ट्र में विद द हेल्प ऑफ उसके अलावा पैरेलली बाकी की एजेंसियां जिसमें एनआईए और ईडी का भी सहभाग है, वो भी अपने अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से छापेमारी कर रहे थे। तो एटीएस ने अपने छापेमारी में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से अब 21 आरोपी अब हो चुके हैं, 1 आरोपी भी फरार है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो पीएफआई है वो पुणे में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। इसके अलावा जो एसडीपीआई है वो रिक्रूटमेंट मतलब मेंबरशिप ड्राइव चला रहा है जालना और औरंगाबाद में। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, काफी इंपॉर्टेंट था इनके लिए, एसडीपीआई के लिए, इसी वजह से वहां पे मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी। तो अब एटीएस ने जिस तरह से लोगों
लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस इनके एक डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करे जो कि विजन 2047 है, जिसमें ये मानते हैं कि भारत में इस्लामिक स्टेट बनाया जाए भारत को, और उसके लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं वो की जाए। साथ ही ये जो मुस्लिम यूथ है उन यूथ में ये एक गलत धारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हिंदू गलत हैं और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के नाम पर उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो मुस्लिम बच जाएंगे उन पर मॉब लिंचिंग की जाएगी। तो तरह तरह के झूठे लाइंस बता के, तरह तरह के झूठे बातें बता के उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। तो एटीएस का ये केस है, और इसमें जो मुंबई से जो गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक तो वकील है, बाकी के 4 विद्यार्थी हैं। इसके अलावा जो बाकी के यूनिट्स हैं वो भी अपने अपने स्तर पर इस पूरी मामले की जांच करें। देखिए, जब एटीएस ने छापेमारी की थी उस दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सीज किए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, और ऐसे में अब एटीएस को समय लग रहा है इन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में कि आखिर इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ संदेश ये अपने इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डेटा डिलीट किए गए थे तो वो क्या थे, क्या वो इंक्रिमिनेटिंग थे या नहीं थे। तो एटीएस ने अपनी जांच का जो दायरा है वो काफी बड़ा किया हुआ है। मीनवाइल एटीएस दूसरी एजेंसियों से भी कोऑर्डिनेट करेगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, अभिषेक, ब्रजेश और सूरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो कई बड़े खुलासे जो पीएफआई को लेकर हुए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। इस पर नजर हमारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।